तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से वैदिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं जिसका नाम है अनसर्टेनिटी और रिस्क में कंज्यूमर किस तरीके से ऑप्टिमम लेवल को अचीव करता है। तो ये जो रेफरेंस बुक है ये हमने इग्नू से ली है। टॉपिक का नाम है चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी एंड इंटरप्रेनोरियल चॉइस। तो बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना है टू गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि कंज्यूमर जो है वो चाहता है अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना, तो प्राइस गिवन पर आप इस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल लेते हो। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सबको पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट करता है। इतनी एक्स गुड्स वो बाय करेगा, इतनी वो वाई गुड्स बाय करेगा। लेकिन तब क्या हो जब आपके पास में जो आउटकम है वो गिवन ना हो या अनसर्टेन हो। जैसे यहाँ पे तो सर्टेनिटी है कि इनकम इतनी होगी, प्राइस इतना है, कंज्यूमर चॉइस हो गई। लेकिन जिस केस में अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पर जो फैसला होता है वो होता है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पर, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है जो आउटकम आने वाला है उसकी, और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है जो आउटकम आने वाला है उसकी, उसके बेस पे डिसीजन होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर किसी भी केस में अनसर्टेनिटी होती है उस केस में कंज्यूमर किस तरीके से अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करता है। मैक्सिमम यूटिलिटी करनी है, लेकिन ये वाला केस सर्टेनिटी की कंडीशन में है और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो अनसर्टेनिटी के केस में है। टॉपिक को शुरू करें उससे पहले आप एक बार समझ लीजिए कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में अंतर होता है। रिस्क का मतलब होता है बेसिकली जहां पर आपका जो आउटकम है वो अननोन है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में आप जा रहे हो, स्टॉक मार्केट में आउटकम अननोन है लेकिन प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी तरीके से गैम्बलिंग है, भाई जीतने के कितने चांसेस हैं, हारने के कितने चांसेस हैं, यहाँ पर आप अपनी प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगा सकते हो। लेकिन जब अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी में आपका प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। लेकिन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालने के लिए हम ये मान रहे हैं कि हम प्रोबेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप अपना डिसीजन लेते हो दोस्तों, ये नोट्स जो हैं वो आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग अराइज कब होता है, व्हेन कंज्यूमर आर अनश्योर अबाउट आउटकम ऑफ देयर चॉइस। उसको जब पता नहीं होता कि जब वो चॉइस जो कर रहा है उसका आउटकम कितना होगा, उस केस में अनसर्टेनिटी का यूज होता है। इन सच अ केस दे ऑफन रिले ऑन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। किस पे डिपेंड रहता है वो, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी पे रहता है, विच हेल्प देम टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन पोटेंशियल आउटकम एंड देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों इसको बेटर तरीके से समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल का यूज करेंगे जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे दिखाया हुआ है सैलरी हाइक के कितने परसेंटेज है, कितनी हाइक हो सकती है। 0 यानी कि कोई भी हाइक नहीं होगा, 1000 हाइक, 3000 हाइक, 5000 हाइक, 7000 हाइक और 9000 हाइक। ये हमें दिखाना है कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.1, 0.1, 0.1, 0.4, 0.2, 0.1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि हमारे को किस तरीके से प्रोबेबिलिटी दी हुई है और कितनी सैलरी हाइक है। जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है इट इज वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। यानी कि किसका वेटेड एवरेज है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। वेटेड एवरेज का मतलब ये हुआ कि सबकी प्रोबेबिलिटी है उसका वेट कितना है। तो जैसे इसका वेट निकालना है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा हमारा 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा हमारा 100, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 300, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2000, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 1400 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 900। यानी कि इस केस में अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 4700 आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि जितनी भी सैलरी हाइक है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक वेटेड एवरेज हो गया। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है वेयर ईच आउटकम इज मल्टीप्लाइड बाय एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी, द एक्सपेक्टेड वैल्यू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एवरेज आउटकम ऑफ कंज्यूमर माइट एक्सपेक्टेड अंडर अनसर्टेनिटी। इससे क्या फायदा मिलता है, हमें क्या पता चल जाता है कि एक कंज्यूमर कितना एक्सपेक्टेड आउटपुट की उम्मीद कर सकता है। यूजिंग द सैलरी हाइक एग्जांपल, आपको एग्जांपल यहां पे दिया ही है, सैलरी हाइक आपको किस तरीके से
4700 आ गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए कंज्यूमर के पास दो चॉइस हैं, ये तो मान लीजिए हमने एक चॉइस दिखाई, तो वो किस चॉइस का चुनेगा? तो डेफिनेटली जहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा है वो उसी को चुनेगा। इसको भी अब एक एग्जांपल से दिखा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, तो यहां पे क्या है, हमारे को पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है 100 जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 20 जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, 30 जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 40 जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, 50 जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 आएगा, ये 6 आएगा, ये 6 आएगा, ये 8 आएगा और ये 10 आएगा। तो 6 दूनी 12 20, 6 12 20 30 31, ये टोटल मिलाकर एक्सपेक्टेड आउटकम 31 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये आएगा 0, इसको मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 12, इसको मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो ये भी 12 आ जाएगा और ये इसको मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि इसकी एक्सपेक्टेड है 30। तो इस केस में आपका प्लान ए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो है वो प्लान ए की ज़्यादा है और प्लान बी की कम है। यानी कि हमें यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब कंज्यूमर किस तरीके से फैसला लेता है, तो सबसे पहले कंज्यूमर क्या करेगा, ये देखेगा कि प्लान ए और प्लान बी की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कितनी है। कैसे निकालेगा कि जितना भी पे ऑफ मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैंने एक कोई काम कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं जिसमें मेरे को 10,000 रुपये भी मिल सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, और 20,000 मिल सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, और बी कॉम में मान लीजिए 10,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और 20,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो मुझे किसको चुनना चाहिए? जबकि अनसर्टेनिटी के केस में, जबकि हमें मान लीजिए एक ही तरीके की कॉस्ट आ रही है, तो उस केस में मान लीजिए ये 10,000 है तो ये हमारा हो गया 2,000 और ये 16, यानी कि इस केस में आप आउटकम देखोगे तो इस केस में जो हमारा आउटकम आ रहा है, ये हमारा आउटकम है आपको 18,000, और इस केस में आउटकम जो आएगा वो आएगा 15,000। यानी कि अनसर्टेनिटी के केस में हम इस तरीके से फैसला ले सकते हैं कि व्हेन एजेंट मेक डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी दे मस्ट कंसीडर डिफरेंट पॉसिबल आउटकम एंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। तो यहां पर हमने एग्जांपल से समझाया। लेकिन दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि क्या हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के बेस पे फैसला ही लेते हैं कंज्यूमर के बेस में? तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब कंज्यूमर की बात करते हैं, जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो कंज्यूमर केवल और केवल फैसला नहीं लेता एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के बेस पर, बल्कि कंज्यूमर का जो फैसला होता है वो होता है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमम करना। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस केस में हालांकि हो सकता है प्लान ए जो है वो बेटर नजर आ रहा है, लेकिन कई कंडीशन ऐसी होगी जहां पर आपकी मॉनेटरी वैल्यू कम हो लेकिन आपकी यूटिलिटी उससे ज्यादा हो। तो आपको याद रखना है कि कंज्यूमर अपने पॉसिबल आउटकम के बेस पे फैसला लेता है, लेकिन वो आउटकम मॉनेटरी वैल्यू को मैक्सिमम करना नहीं होता बल्कि यूटिलिटी को मैक्सिमम करना होता है। यानी कि जब हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कंज्यूमर का जो टारगेट है, कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना है। उसके लिए हमने देखिए यहाँ पे आपको ये सब तो हमने आपको बता दिया था, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी एंड एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। इसको आप समझिए क्योंकि सारी की सारी समरी आपको यहीं से मिलेगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको समराइज करना है तो ये वाला टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है। When maximizing expected monetary value seems logical, this does not always lead to best decision in real life। यानी कि हालांकि दिखने में तो लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन हमेशा ये बेस्ट हो ये जरूरी नहीं है। स्पेशली अंडर अनसर्टेनिटी, खासतौर पे तब जब अनसर्टेनिटी हो। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी टेक इनटू अकाउंट द वैल्यू ऑफ सेटिस्फैक्शन द पे ऑफ प्रोवाइड रेदर देन जस्ट अ मॉनेटरी टर्म। यानी कि जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है उसको हम किस टर्म में लेते हैं? सेटिस्फैक्शन के टर्म में, यूटिलिटी के टर्म में। यहां पर दोस्तों आपकी बुक्स में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल आपको पढ़ देता हूं। एग्जांपल ये है कि एक पेशेंट है
जिसको ये इग्नो की किताब में लिखा हुआ है, उसी एग्जाम्पल को लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पेशेंट है जिसको कहा गया है कि भाई उसको लिवर उसको 2 डे टू लिव, उसके पास जीने के केवल 2 ही दिन है। अगर वो 20,000 रुपये ले आएगा तो उसका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होने के बाद वो ठीक हो सकता है, हार्ट ऑपरेशन होगा। अब उसके पास 20,000 रुपये है नहीं। अब वो क्या करेगा? 20,000 रुपये के लिए भाई एक ही तरीका है, वो जुआ खेले, और जुआ खेल के 20,000 रुपये एक तरीके से जीत ले। इसके अलावा उसके पास कोई तरीका नहीं। मान लीजिए उसके पास 2,000 हैं, 5,000 हैं, और वो जुए में लगा सकता है। भाई मर तो वो वैसे भी रहा है, अब मरना तो उसको है ही, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो जीत जाए किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे गैम्बल ए है, मतलब उसके पास उसको कितने पैसे चाहिए? उसको 20,000 रुपये चाहिए एट एनी हाउ। ठीक है जी, 20,000 रुपये चाहिए उसे एनी हाउ, और उसको लिए उसको गैम्बल करना है। तो गैम्बल ए में क्या है? 50% चांस टू गेटिंग 10,000 और 1,500। ठीक है जी, यानी कि 50% चांस है 10,000 और 50% चांस है 15,000 रुपए के। तो मतलब मेरा ये हुआ कि 50% चांस है, यानी कि 0.5, तो 10,000 के कितने परसेंट चांस है? 0.5, यानी कि उसको मिलेंगे 5,000। और 15,000 के कितने चांसेस है? 15,000 के 0.5, यानी कि 7,500। तो इस केस में उसको 12,500 रुपए का एक्सपेक्टेड है कि अगर वो जुआ खेलता है तो उसको 12,500 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। एक्सपेक्टेड है, मतलब चाहे तो 10,000 मिले, चाहे तो 15,000 मिले, लेकिन 12,500 का उसका एवरेज आ गया। अब यहां पे कह रहा है 99% चांसेस टू गेट नथिंग, यानी कि ये तो जीरो हो गया, और 1% चांस ऑफ 20,000, यानी कि इस केस में उसके पास में केवल 1% चांस का मतलब है 0.01, यानी कि उसको मिलेंगे केवल 20 रुपए। टोटल कितना हो गया? 20 रुपए। इस केस में आप देख सकते हो कि 12,500 ये मिल रहा है, लेकिन यहां पे मिल रहा है केवल 20 रुपए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि उसकी यूटिलिटी किस में मैक्सिमम है। तो अगर मान लीजिए वो चांस ले लेता है ये वाला, तो वो बचेगा नहीं। हालांकि इसमें बचने की चांसेस केवल 1% है, लेकिन फिर भी इसके लेने से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि यूटिलिटी की थ्योरी हमें बताती है कि हालांकि मॉनेटरी वैल्यू उसकी कम है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर इसको चुनेगा। मतलब कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर का जो टारगेट है वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना है, और अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए ही वो सारे के सारे प्रयास करेगा, और इसके लिए मॉनेटरी को ना मैक्सिमम करके अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने का प्रयास करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, आप टेबल को बहुत ध्यान से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये वही टेबल है जो एग्जाम्पल हमने अभी आपसे डिस्कस किया था। यहाँ पे गैम्बल ए दिखा रखा है, ये गैम्बल 2 है, प्राइस देखा रखा है 10,000 और 1,500, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है और 0.5 है। इसकी यूटिलिटी 0 है, यानी कि दोनों ही केसेस में वो बचेगा तो बिल्कुल भी नहीं। अब इस केस में हालांकि उसकी जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करके वो 12,500 आएगी, ये आएगा 5,000, ये 7,500, लेकिन जो यूटिलिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि वो बचना उसको है ही नहीं। दूसरे केसेस में बात करें तो 0 रुपए मिलने के चांसेस 99% है। इस केस में यूटिलिटी 0 होगी, लेकिन अगर उसको 1% भी चांस मिल गया, 20,000 का 1% भी चांस मिल गया, तो उसकी यूटिलिटी 1 होगी। इस केस में जो टोटल यूटिलिटी है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है वो आपकी है 0.01। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि इस केस में हालांकि मतलब यूटिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे ना, 0.1 को यूटिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो 0.01 आ गया। तो हालांकि इस केस में मॉनेटरी वैल्यू में गैम्बल ए बेस्ट है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है, और बल्कि ये बेस्ट है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा टॉपिक है जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा इग्नो के जो और भी कम कंटेंट है वो हम आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी उसमें आपको समझाते रहेंगे दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में बेसिकली हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जब कंज्यूमर कोई फैसला लेता है तो इस बेसिस पे फैसला नहीं लेता कि कंज्यूमर की मॉनेटरी यूटिलिटी किस में ज़्यादा है, बल्कि कई बार इस बात पे फैसला लेता है कि उसकी यूटिलिटी मतलब एक तरीके से सेटिस्फेक्शन किससे ज़्यादा मिल रहा है। इसीलिए तो कुछ लोग रिस्क एडवर्स करते हैं, कुछ लोग रिस्क लवर होते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसे होते हैं, बल्कि हर जगह अलग अलग होते हैं। ऐसा ही होता तो लॉटरी खेलने वाले बिल्कुल बहुत कम होते, क्योंकि
इसका मतलब ये एक इंडिविजुअल फैसला है। तो दोस्तों वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे और आपको जो भी टॉपिक इसके अंदर होंगे वो डिटेल में समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।